डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो हमारे संस्कृति वाले चैप्टर में ही इन्वॉल्व है। ये है वैश्वीकरण एवं संस्कृति का चैप्टर, जो अमूमन एक बड़े चैप्टर के रूप में भी आता है, लेकिन हमें यहाँ इसको एक सामान्य से परिचय के साथ देखना है क्योंकि ये सामाजिक प्रक्रिया में भी आता है। सुनंदा सेन 2007 का विचार है कि वैश्वीकरण सीधा वैश्विक समग्रता से जुड़ा हुआ है। जब से बाजारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है, तब से बाजारों ने विभिन्न राष्ट्रों एवं राज्यों की समस्त सीमाओं को लांघते हुए व्यापार, व्यवसाय, वित्तीय विस्तार, तकनीक, ज्ञान, संस्कृति, यहाँ तक कि जन आंदोलनों के माध्यम से वैश्विक अखंडता एवं समग्रता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब यातायात, संचार एवं संपर्क के माध्यमों में तेजी से विकास होने के कारण विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क एवं संबंध स्थापित होना स्वाभाविक हो गया है और नए मूल्यों, विचारों एवं सार्थकताओं वाले लोगों के संपर्क में आने के कारण जन आंदोलन की शैलियों का विश्व स्तर पर आदान प्रदान संभव हो गया है। वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अर्जुन अब्दुरई ने वैश्विक संस्कृति के प्रभाव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि वैश्विक संस्कृति 5 आयामों में प्रवाहित होती है। पर्यटकों का एक देश से दूसरे देश में जाना, एक भूभाग के लोगों का दूसरे भूभाग में पलायन, शरणार्थियों का अन्य देशों में प्रवेश तथा लोगों का व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा आदि अनेक कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन सब से किसी देश की राजनीति एवं संस्कृति प्रभावित होती है। वैश्विक संस्कृति का प्रवाह 4 माध्यमों से तेजी से हो रहा है। तकनीकी विस्तार, वैश्वीकरण के दौर में एक देश की तकनीक राष्ट्रीय सीमाओं को लांघते हुए अनेक देशों में पहुंच रही है। यह प्रक्रिया तकनीकी विस्तार कहलाती है। वित्तीय विस्तार, धन तथा वित्तीय संसाधनों का मुद्रा बाजार तथा शेयर बाजारों के जरिए वित्तीय विस्तार हो रहा है। संचार माध्यमों का विस्तार, टेलीविज़न, फिल्म आदि का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है, जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पर संभव हो पाया है। वैचारिक विस्तार, विचारधाराओं का आदान प्रदान अब वैश्विक हो गया है, जिससे स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, प्रभुसत्ता आदि सभी विचारों का प्रवाह वैश्विक स्तर पर होने लगा है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक विविधता या कल्चरल डाइवर्सिटी। भारतीय समाज बहुआयामी एवं अत्यधिक जटिल समाज है। इसमें विभिन्न समुदायों एवं संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। एस.सी. दुबे के अनुसार भारतीय सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। इतनी लंबी अवधि में भारत में विभिन्न संस्कृतियों वाले लोगों ने अनेक बार घुसपैठ की है, जिनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न थी। इससे भारतीय समाज में विविधता, संपन्नता एवं विशालता लगातार बढ़ती गई है। भारत में इस समय बड़ी संख्या में भाषाएं तथा बोलियां मौजूद है। अनेक प्रकार की आस्थाएं, अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार की मान्यताएं
तथा परंपराएं मौजूद है। भारत में 22 राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं हैं तथा 100 से अधिक बोलियां हैं। भारतीय समाज वास्तव में दुनिया का एक ऐसा समाज है जिसमें सबसे अधिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताएं मौजूद है। कुछ क्षेत्रों की भाषाएं और बोलियां ऐसी भी है जिनको अभी तक पहचाना नहीं जा सका है। अकेले नागालैंड में 19 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत में जिन धर्मों के लोग निवास करते हैं उनके नाम है हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, बहाई। हिंदू धर्म बहुसंख्यकों का धर्म है, अन्य सभी धर्मों के लोगों की संख्या कम है। पारसी, यहूदी और बहाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ही कम है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की जड़ें बहुत पुरानी है। हिंदू सभ्यता तथा हिंदू समाज का अस्तित्व कम से कम पिछले 5000 वर्षों से है। अन्य धर्मों एवं सभ्यताओं का जन्म अथवा भारत में आगमन बहुत बाद में हुआ है। भारतीय समाज के लोग विभिन्न जातियों, उपजातियों तथा वर्गों में विभाजित हैं। हर जाति की अपनी विशिष्ट मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं। भारतीय समाज तेज आंतरिक विरोधों तथा असमानताओं के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। एक और भारत में अत्यंत संपन्न लोग निवास करते हैं जिन्हें संभ्रांत वर्ग या एलिट क्लास कहा जाता है, जिनकी संख्या बहुत कम है। दूसरी ओर गरीबों, पिछड़ों और मात्र मजदूरी पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इन दोनों के बीच सामान्य वर्ग के लोग भी भारतीय समाज में मौजूद हैं, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है। इसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा भारत में जनजातियों के लोग भी रहते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, जिनकी पहचान तथा आनुवंशिक परंपरा भी दूसरों से बिल्कुल अलग है। इन्हें प्राय आदिवासी कहा जाता है तथा उनकी संस्कृति को कबीलाई संस्कृति कहा जाता है। इन्हीं विविधताओं के कारण भारतीय समाज में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं मौजूद हैं, जैसे शास्त्रीय, लोक तथा कबीलाई संस्कृति आदि। इन सभी परंपराओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, लघु अथवा सामान्य परंपराएं और व्यापक अथवा विशेष परंपराएं। सुप्रसिद्ध समाज विज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय परंपराओं को दो वर्गों में विभाजित किया है, साधारण परंपराएं तथा विशेष परंपराएं। साधारण परंपराओं में वे परंपराएं आती है जिनका लिखित स्वरूप नहीं मिलता, वे केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। विशेष परंपराएं वे परंपराएं हैं जिनका उल्लेख साहित्य अथवा धार्मिक पुस्तकों में लिखित रूप से पाया जाता है। आधुनिक युग में वे परंपराएं भारतीय समाज में काफी हद तक टूटती दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा विभिन्न परंपराओं के बीच परस्पर संबंधों में वृद्धि हुई है। इससे इनके मूल स्वरूप काफी बदले हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल।